गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट चैप्टर यानी तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जीव जगत का वर्गीकरण। इसके पहले आपने पढ़ा था कि जीवों में विविधताएं बहुत सारी हैं, जिसकी वजह से उनको वर्गीकृत किया गया, क्योंकि उनका अध्ययन करना आसान नहीं था उनकी विविधताओं के साथ। तो अध्ययन को सुगम बनाने के लिए उसका वर्गीकरण करना आवश्यक हुआ। तो जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान कैरोलस लिनियस का था। तो कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण के लिए सबसे पहले सिस्टम दिया, जिसका नाम है द्विजगत प्रणाली। क्योंकि कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम सिस्टमा नेचुरी था। उसमें जितने भी जीव थे सबको दो भागों में डिवाइड कर दिया था, पादप जगत और जंतु जगत। इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने दो जगत में बनाया, इसी वजह से इसको द्विजगत प्रणाली भी कहा जाता है, यानी टू किंगडम सिस्टम कहा जाता है। तो जैसे कि अगर जब भी कोई आधार बनाए, जब भी कोई चीज़ों को वर्गीकृत किया जाता है या डिवाइड किया जाता है, तो वहाँ पे किसी चीज़ को उसका आधार बनाया जाता है। तो उन्होंने ये जो दो जगत का वर्गीकरण किया, उसके लिए उन्होंने आधार बनाया। सबसे पहला आधार था उसकी कोशिका भित्ति। जीवों में सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, तो उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर उन्होंने सबसे पहले बनाया। क्योंकि जितने भी पादप हैं उनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, लेकिन जितने जंतु हैं उनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है। जिन्होंने सबसे पहला आधार यही लिया, कोशिका भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति। उसके बाद उन्होंने अगला लिया पर्णहरिम। पर्णहरिम लिया कि पर्णहरिम उपस्थित है या नहीं। आप जानते हैं कि पर्णहरिम पौधों में उपस्थित होता है, जंतुओं में अनुपस्थित होता है। और इसके बाद उन्होंने देखा गमन एवं संवेदना के आधार पे। उन्होंने देखा जो पेड़ पौधे हैं वो गमन नहीं कर पाते, जो जीव हैं वो गमन कर सकते हैं, तो इसके आधार पे और वो किस तरह से संवेदनशीलता को दर्शाते हैं अपने पर्यावरण के प्रति, इन सब के आधार पे भी उन्होंने डिवाइड किया। और एक उनका पोषण का आधार लिया। पोषण भी दो तरह का, यानी कि जिसके पास पर्णहरिम उपस्थित था वो फोटोसिंथेसिस कर लिया, लेकिन जिसके पास नहीं था तो वो दूसरे पे डिपेंड हुआ। यानी कि भोजन बनाने और भोजन को ग्रहण करने के आधार पे भी उन्होंने डिवाइड किया। तो ये इस आधार को लेकर उन्होंने ये दो जगत बनाया। इनकी ये द्विजगत प्रणाली है, ये कई दशकों तक मान्य थी, क्योंकि इसको जब भी इसी आधार पर अध्ययन किया गया तो काफ़ी टाइम तक इसमें चेंज करने की गुंजाइश या उनको आवश्यकताएं नहीं पड़ी। तो ये कम से कम 20वीं सदी से 7वें दशक तक मान्य रही है। इसके बाद जब धीरे धीरे खोज होने लगी और भी चीज़ें आगे बढ़ी, तब उसमें अध्ययन में कठिनाइयाँ उपस्थित होने लगी, क्योंकि बहुत सारे जीव हैं जिनका संगठन और बहुत सारी चीज़ें सबसे अलग अलग होती हैं। तो उसमें इनकी जो द्विजगत प्रणाली थी उसमें कमियां मिलना शुरू हो गई। तो सबसे पहली कमी मिली उनके कोशिकीय संगठन, यानी कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। उन्होंने पादप और जंतु जगत दो भाग में बना दिया, लेकिन पौधों में भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो एक कोशिकीय से होकर के बहुकोशिकीय तक हैं। एनिमल्स में भी बहुत सारे हैं जो एक कोशिकीय से लेके बहुकोशिकीय तक हैं। तो इनको जब दो ही भाग बांटा गया तो एक भाग एक ही जगत में एक कोशिकीय से लेके बहुकोशिकीय जीव आ गए। उसके बाद अगला उन्होंने देखा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीव, कोशिका वाले जीवों को एक साथ रखा। प्रोकैरियोट यूकैरियोट कोशिका दो प्रकार की होती है। प्रोकैरियोट प्रिमिटिव टाइप की होती है जिसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक वेल डेवलप होता है। तो उन्होंने ऐसे भी जब उन्होंने ये दो जगत बांटा तो उसमें भी एक ही जगत में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सभी प्रकार के जीव एक साथ आ गए। उसके बाद इसी के साथ साथ पादप में उन्होंने फंगस को भी रखा था। तो प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी जीव भी एक साथ आ गए, क्योंकि फंगस फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। उसके बाद उन्होंने जंतु जगत में कुछ पादपों को डाला, जैसे यूग्लिना था, और वनस्पति जगत में उन्होंने माइकोप्लाज्मा को डाल दिया, इस सबको रख दिया, जिससे कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है। तो उन्होंने इसको ऐसे कर दिया। और यूग्लिना में फोटोसिंथेसिस होता है, और यानी फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता होती है। इसके बाद उन्होंने पौधों और कवकों को एक साथ रख लिया। ये भी उनकी बहुत बड़ी डिमेरिट है कि उन्होंने पौधों में कवकों को भी शामिल कर लिया था। तो
इस तरह से उनकी इस प्रणाली में कमियां मिलनी शुरू हो गई। इसके बाद कुछ टाइम के बाद अर्नेस्ट हैकेल ने 1886 में उन्होंने एक अलग मतलब दो के साथ एक और किंगडम जोड़ दिया, प्रोटिस्टा। उस प्रोटिस्टा में उन्होंने जितने भी एक कोशिकीय जीव थे, प्रोटोजोआ है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, बैक्टीरिया, इन सबको उसमें रख दिया और एक तीसरा जगत बना दिया, प्रोटिस्टा। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये भी सक्सेस नहीं हुआ। तब आगे जा कर के आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम की स्थापना की। इन्होंने सभी जीवों को 5 जगत में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप यानी प्लांटी और एनिमेलिया यानी जंतु। इन्होंने इन 5 जगतों में बांट दिया। इन्होंने अपने वर्गीकरण के लिए कुछ आधार बनाए। उनका वर्गीकरण के लिए 5 आधार लिया। एक कोशिका की संरचना, फिर शारीरिक संगठन, उसके बाद उनके पोषण की विधियाँ, उनकी जीवन शैली और उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी जातिवृत्तीय संबंध, यानी इन 5 को आधार बनाया और उसी आधार पर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। इसमें सबसे पहले कोशिका संरचना की जटिलता। कोशिकाएं अभी इसके पहले पर मैं बताया कि 2 तरह की हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव टाइप की, यूकैरियोटिक एडवांस होती हैं। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक वेल डेवलप नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक में डेवलप होता है। इस तरह से दोनों में बहुत सारे डिफरेंस हैं। तो इस तरह से इनकी जटिलता के आधार पहले लिया कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक। इसके बाद इन्होंने इनका शारीरिक संगठन का लिया कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, क्योंकि एक कोशिकीय जीव एक कोशिका से बने होते हैं, बहुकोशिकीय बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो इस आधार पे हमने पहले भी बताया था कि सेल, इसका शारीरिक संगठन, सभी जीव हैं वो कोशिकीय स्तर पे एक या बहु हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये कोशिकाएं मल्टीप्लाई करती हैं, मल्टीप्लाई करके टिश्यूज़ का निर्माण कर लेती हैं। तो कुछ ऐसे भी जीव हैं जो टिश्यू स्तर का दिखाते हैं शारीरिक संगठन, कुछ में ऑर्गन डेवलप होते हैं, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है और ऑर्गन सिस्टम से होल ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये शारीरिक संगठन की उनकी एक जटिलता भी है। इसके बाद उनका अगला था पोषण की विधियाँ। पोषण की विधियों के आधार पर उन्होंने पादप जंतुओं का अलग अलग लिया। पौधों में पहले देखेंगे, पौधे 2 प्रकार के लिया, स्वपोषी और विषमपोषी। ऐसे पौधे जो स्वपोषी वो पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की मदद से, और विषमपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते परंतु किसी अन्य विधि से प्राप्त करते हैं। तो स्वपोषी में हम देखेंगे पहला प्रकाशीय स्वपोषी। प्रकाश से ये कन्फर्म है कि यानी कि यहाँ जो प्लांट से भोजन बनाते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। फिर रसायन पोषी, ये वो होते हैं जिनको अपनी ऊर्जा जो है वो कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिकों के जैविक ऑक्सीकरण से प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार इससे वो अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कंप्लीट करते हैं और भोजन बना लेते हैं, जिसको रसायन संश्लेषण कहा जाता है। जैसे नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोसोकोकस है, ये सारे हैं। इसके बाद विषमपोषी में देखेंगे यानी हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स में, इसमें सबसे पहले परजीवी वो होते हैं जो दूसरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त कर लें, वो परजीवी कहलाते हैं। यानी पैरासाइट कहलाते हैं जो पूरी तरह से दूसरों से ही अपना भोजन प्राप्त करें। पैरासाइट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 अलग अलग, पूर्ण परजीवी और आंशिक परजीवी। पूर्ण परजीवी मतलब ये वो पौधे इनमें सम्मिलित किए जाते हैं जो जीवन भर अपना भोजन दूसरे पौधे से ही प्राप्त करें, जैसे कस्कुटा हो गया, रफलीसिया हो गया और बैंकी हो गया। इसके बाद आंशिक परजीवी जो होते हैं, ये आंशिक नाम से कन्फर्म है कि ये पौधे आवश्यकता अनुसार ही दूसरी विधि से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे लोरेंथस है, विस्कम है, ये है अन्य पौधों पर उगते हैं लेकिन उनसे केवल वो पानी और खनिज लवण ही अवशोषित करते हैं, यानी पूरी तरह से उस पर डिपेंड नहीं होते हैं। इसके बाद मृतोपजीवी, जैसे नाम से कन्फर्म है, मृतोप यानी मृत चीज़ों पे डिपेंड रहने वाले। तो ये ऐसे इसमें आते हैं प्लांट्स जो पूरे तरीके से मृत एवं सड़े गले पदार्थ से अपने भोजन को प्राप्त करें। ये एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं जिससे उन जो मृत पदार्थ हैं उनको सरल यौगिक में ब्रेक कर देते हैं और इससे अपना भोजन अवशोषण कर लेते हैं। जैसे फंगस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सारे हो गए। इसके बाद सहजीवी यानी सिम्बियॉन्ट्स,
नाम से एक कन्फर्म है सह जीवी, यानी कि एक दूसरे के साथ रहना। इससे है कि इनमें दो प्रकार के पौधे एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का सहयोग करके अपना जीवन यापन कर लेते हैं, जैसे लाइकेन, जिसमें एल्गी और फंगस का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। इसके बाद कीटभक्षी प्लांट आते हैं। ये वो पौधे होते हैं जो भोजन तो बना लेते हैं, लेकिन अपनी नाइट्रोजनी पदार्थों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कीटों को पकड़कर खा लेते हैं, जैसे निपेंथीज है, यूट्रिकुलेरिया है, ड्रोसेरा है। ये सब हैं जो अपने नाइट्रोजन की कमी को इंसेक्ट के द्वारा पूरा करते हैं। इसके बाद देखेंगे जंतुओं में। जंतुओं में 4 तरह के होते हैं। शाकाहारी वो होते हैं जो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि ये सिर्फ वनस्पतियों का ही सेवन करते हैं। इसके बाद मांसाहारी होते हैं। ये वो होते हैं जो अन्य जंतुओं को मार के खा जाते हैं। सर्वाहारी वो होते हैं जो मांस भी खाते हैं और पौधों यानी जंतुओं और पौधों दोनों से अपने भोजन को पूरा कर लेते हैं। पैरासाइट होते हैं परजीवी, यानी ये दूसरों पे अपना भोजन लेते हैं और जीवित अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। कुछ होते हैं जो उनके बाहर, शरीर के बाहर रह के पोषण प्रदान करते हैं, जैसे बाह्य परजीवी कहलाते हैं। और कुछ होते हैं शरीर के अंदर होकर के भोजन अवशोषित करते हैं, जैसे अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी में खटमल है, मच्छर है, जूं है, ये सब आते हैं। और जो अंतः परजीवी है, इसमें फीताकृमि, एस्कैरिस, लिवर फ्लूइड, फाइलेरिया, ये सब पैरासाइट है जो इसमें आते हैं। इसके बाद इनकी जीवन शैली, यानी कि ये किस आधार पे जीवित रहते हैं, ये इनका मुख्य आधार है कि ये इनकी लाइफ स्टाइल क्या है। तो इसके आधार पे ये 3 तरह के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये इनका रोल होता है प्रकृति में। तो उत्पादक यानी इसमें वो आते हैं जो भोजन जो भोजन जो है बनाते हैं। वे अपना भोजन जो है हरे पौधे से, ये अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों की सहायता से बना लेते हैं। इसके बाद दूसरे होते हैं उपभोक्ता। ये कंज्यूमर होते हैं। इसमें वो होते हैं जो अपना भोजन हरे पौधों से सीधे ले सकते हैं या परोक्ष रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इनको 3 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक एंड तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में वो आते हैं जो शाकाहारी जीव होते हैं, जो पूरे तरीके से शाक सब्जियां ही खाते हैं। और दूसरे द्वितीयक उपभोक्ता वो होते हैं, इसमें वो श्रेणी जीव आते हैं जो शाकाहारी जंतुओं को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे भेड़िया हो गया, मोर हो गया, शेर हो गया, लोमड़ी एक्सेट्रा। इसके बाद तृतीयक होते हैं। ये वो जंतु होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। और ये सबसे टॉप के कंज्यूमर होते हैं, जैसे सांप है, शेर है, बाघ है, चीता है, बाज है, एक्सेट्रा। इसके बाद तीसरा आता है अपघटक। इसमें बैक्टीरिया और फंगस को रखा जाता है, क्योंकि ये जितने भी मरे हुए उत्पादक हैं, चाहे वो उपभोक्ता हैं, इनको सड़ा गला करके बहुत छोटे छोटे भौतिक पदार्थों में, असरल भौतिक पदार्थों में बदल देते हैं, जिससे क्या होता है कि पुनः जो पौधे होते हैं वो उनको शोषित कर भोजन बना लेते हैं, या फिर जो उपभोक्ता खाते हैं, या अपघटक उनको अपघटित कर देते हैं। तो ये एक तरह से प्राकृतिक चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। इसके बाद उनका लास्ट था जातीय वृत्तीय रिलेशनशिप, यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसमें उन्होंने देखा कि बहुत सारे जीव थे जो सरल, इन्होंने सभी वैज्ञानिकों ने माना है कि जो जीवों की उत्पत्ति है वो सरल जीवों से हुई है, और प्रकृति में जैसे जैसे चेंजिंग होती गई है, वो सरल जीव अपने वातावरण में और उनकी परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते गए, और जिससे नई नई जातियों का विकास हो गया। तो जीवों के जितना भी उन्होंने आधार बांटा, चाहे जाति है, संघ है, जगत है, इनका जो क्रम है, इनको जब हम अध्ययन करते हैं तो इनके विकास के, इनके जीवों का आपस में विकास का क्या संबंध है, ये क्लियर होता है। इसी को फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो उन्होंने इसको भी आधार बनाया। इस प्रकार ये जो प्रणाली है फाइव किंगडम सिस्टम की, सर्वमान्य है और अभी तक भी ये पढ़ी जाती है। लेकिन इसमें इसकी उपयोगिता आप देखेंगे, इन्होंने इसकी सबसे पहली उपयोगिता थी कि इन्होंने जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव थे उसको एक अलग जगत बना दिया, मोनेरा, उसमें रख दिया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे एक कोशिकीय जीवों को बहुकोशिकीय जगत
से जीवों से पृथक करके प्रोटिस्टा में रख दिया। इसके बाद उन्होंने कवकों के लिए एक अलग जगत बनाया, जो इनका सबसे अच्छा उपयोगिता है, यानी इनका सबसे अच्छा काम है। अलग जगत बना दिया फंगाई, जिसमें उन्होंने उसको रखा। इसके बाद उन्होंने प्रकाश संश्लेषी बहुकोशिकीय जीवों को अप्रकाश संश्लेषी जीवों से भी पृथक कर दिया। इन्होंने देखा जैव संगठन की जो जटिलता है, पोषण की इनकी विधियाँ हैं तथा जीवन शैली पे आधारित करके इन्होंने वर्गीकरण के विकास के क्रम को, इनका जो आधार इन्होंने लिया इन तीनों को, उसकी वजह से इनके जो विकास का क्रम है वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत हुआ। उसके जब इनकी जो एडवांटेज है इस किंगडम सिस्टम की, उसके साथ साथ कुछ कमियां भी हैं। इसकी सबसे बड़ी कमियां ये है कि जो प्रोटिस्टा में उन्होंने जीवों को रखा है, तो वो जीवों में इतनी अभी भी विविधता पाई जाती है जिससे उनको एक जगत में रखना उपयुक्त नहीं माना जा सकता। और इसमें अगर इसको देखा जाए तो ये स्वाभाविक नहीं लगता, बल्कि लगता है ये कृत्रिम समूह बना दिया गया है। इसके बाद इनका अगला जो था डिमेरिट है, वो इन्होंने एक ही लक्षण के कई जीव को बहुत ही जगतों में मतलब विभिन्न जगतों में सम्मिलित कर दिया। जैसे शैवाल की एक कोशिकीय जाति को प्रोटिस्टा जगत में और बहुकोशिकीय जाति को पादप जगत में रख दिया। यानी कि है तो शैवाल ही, लेकिन एक कोशिकीय है तो उनको प्रोटिस्टा में डाल दिया और बहुकोशिकीय है तो उनको प्लांटी में डाल दिया। तो ये उनकी कमियां थी। तो ये आपका 2 किंगडम सिस्टम, प्लांट और 2 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम ये कंप्लीट हो गया। इसमें क्या उनकी क्या वर्गीकरण का आधार था, क्या उनकी एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सब चीज़ें